नंबर किया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन हेलो कौन हम बोल रहे कौन हम बोल रहे हैं। तो कहते हैं ना खेल खेलो बिहारी से तो खेलो जरा होशियारी से। खेलो जरा होशियारी से। हर गोर गाले रे तो गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। तो जब स्ट्रगलिंग दौर रहता तो हमने कई गाने से करुआ तेल की बात आप कर रहे थे, जीजा साली वाले गाने भी हैं। ऐसे ही गाने चलते हैं, हाँ तो ऐसे ही गाने हम गाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। कुछ शब्द मैं बोलना चाहूंगी जो फेमस भी है और भोजपुरी इसकी वजह से बदनाम भी है। देखिएगा पहला शब्द है, ठीक है, ढोड़ी, भाभी, जीजा जी। जितना क्रिएशन है देवर, भाभी और ढोड़ी, तीन चीज़ों पे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो चोलिया के हुक में फंस के रह गया है। इसको उस हुक से बाहर निकालना जरूरी है। और मैं ईमानदारी से ये स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने वे गाने गाए हैं। चुनाव किस पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे? भ से भोजपुरी होता है और भ से भाजपा भी होता है, तो भोजपुरी भारत भी होता है, भ से भारत भी होता है। बीजेपी से नहीं हुआ तो क्या आप भी या तो निर्दलीय पावर दिखाएंगे या फिर जनसुराज की तरफ बढ़ेंगे? कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा सब। नजर के बान जानी मारा सवरिया तू धरा जईबा। खूबसूरत, धन्यवाद। खूबसूरत, अच्छा आवाज भी खूबसूरत और शब्द भी खूबसूरत। पांडे जी का बेटा हूँ, पार्टी चलेगी सारी रात। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आप सबके चहेते हैं, लाडले हैं। 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और मुझे लगता है कि आप सब पहचान जाएंगे। तो इनका जब भी जिक्र आता है तो कुछ इस तरीके से है कि राइट नंबर पर रॉन्ग बोल रहा कौन? हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। नहीं जानते तो स्वागत कीजिए रितेश पांडे जी का, सुरों के सरताज का। तो रितेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से हेलो कौन गाना आया और धमाल मचा गया आज हेलो कौन। क्या आपको उम्मीद थी कभी कि हेलो कौन इतना ज्यादा सक्सेस कर जाएगा, इतना ज्यादा सफलता मिलेगी इस गाने को? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद से बढ़ के प्यार मिला है इस गाने को। हमारे जितने भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी भोजपुरिया लोग हैं जो भोजपुरी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उन्होंने दिल खोल के प्यार दिया है इस गाने को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हेलो कौन एक ऐसा शब्द है ना जो मतलब नॉर्मली बोलते हैं। किसी ने जब ये गाना आया था और जैसे आया उस वक्त से ये गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल होना शुरू हुआ। मुझे याद है कि जब जैसे ही आया हेलो कौन तो बच्चा जो है वो फ़ोन पे हेलो कौन, अगर गलती से भी जैसे घर परिवार में भी अगर आप फ़ोन लगाएं और कहे हेलो कौन तो सामने से आता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि गाना गुनगुना दे पहले आप, उसके बाद आगे इस गाने से सवाल करेंगे। बिल्कुल। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हर्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग बोल रहा कौन हेलो कौन हम बोल रहे कौन हम बोल रहे कौन हम बोल रहे। क्या बात है। अच्छा, ये गाना जब आप लोग बना रहे थे, इस गाने का कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दिमाग में कैसे आया कि मतलब हेलो इसका कौन? देखिए श्रेय हम बड़े भाई आशीष वर्मा जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने इस गाने को लिखा भी है अच्छा और इसका म्यूजिक भी बनाया। हेलो कौन जी। तो जब आप गा रहे थे ये गाना, वो रजाई में बैठ के जब आप आते हैं सीढ़ी पे और उसके बाद जब आप करते हेलो कौन, कभी रियल लाइफ में ये हेलो कौन वाला एक्सपीरियंस हुआ है? गाने के पहले किसी ने बोला? ये गाने का जैसे हम लोग शूट कर रहे थे ना तो काफी जल्दी में शूट कर रहे थे। स्नेह उपाध्याय जी जो इस गाने में गाई हैं और उन्होंने ही एक्टिंग भी किया, उनकी माता जी ने भी एक्टिंग किया। अच्छा, स्नेह उपाध्याय जी की असली मम्मी है वो? हाँ, वो जो किचन में नहीं दिखती है वो उनकी असली मम्मी है। तो वो किसी कारणवश बहुत लेट उनका आना हुआ, फिर डे वाला सीन थोड़ा सा हम लोग काट के फिर नाइट में शूट किए और बहुत जल्दीबाजी में ये गाना हम लोग शूट किए जल्दी में। और वो ईश्वर की कृपा होती है, देखिए वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता गया। फिर हम लोग डिस्कशन करके, जो सोनू वर्मा जी डायरेक्टर थे, नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते बहुत छोटी टीम लेके हम लोग शूट किए थे और देखिए
गाना बिलियन चला गया। मतलब इस गाने का रिकॉर्ड, मतलब हर गाने का रिकॉर्ड इस गाने ने ब्रेक कर दिया है। जो अब तक लोग जो लॉलीपॉप लागिलू पे झूम रहे थे, यूनिवर्सल इंटरनेशनल फेमस गाना हुआ था, लेकिन जब हेलो कौन आया है तो मतलब अभी देखिए कि एक बार फिर से जब ये बिलियन टच कर गया तो एक बार फिर से लोग जो है गुनगुनाना शुरू कर दिए हैं। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी को फोन लगाया हो और कहा हो तो सामने से ऐसा जवाब आया हो, या फिर ये एक्सपीरियंस कभी किया है शादी के पहले, शादी की बात तो नहीं, शादी के पहले, कि कॉल किया हो आपने किसी को और सामने मम्मी जी हो किचन में और वहां से ऐसा रिएक्शन मिला हो? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? हाँ हेलो जो ये तो बहुत आम भाषा है ना, कोई भी हेलो बोलता है बोलता कौन है। तो ये तो जो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में जो, जैसे हम लोगों ने इस गाने का लैंग्वेज भी वही रखा है जो हम लोग के यहाँ हिंदी जैसे बोली जाती है। हाँ। थोड़ा लपेट के बोलते, जैसे कि का जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी तो बिहार से हैं तो आप जी तो जी बिल्कुल अच्छे से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हम लोग जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं वही इस गाने का टोन हम लोग रखे हैं। और बिहार से हैं हम लोग, आप भी बिहार से हैं, हालांकि आप तो यूपी बिहार दोनों से ही हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग बात भी करते हैं तो एक हम वाला जो फील आता है बिहारियों में, तो हम बोल रहे हैं बिहार में मैं नहीं होता है, हाँ, हम ही वही। होता है। हाँ, तो अभी तो कई लड़कों को आपने सिखा ही दिया कि अगर रॉन्ग नंबर गलती से लग गया, ऊपर से लड़की की आवाज हो और किसी ने कहा हो हेलो कौन, तो उधर से जवाब आता है हम बोल रहे हैं। कितनी बार हमारे साथ हुआ है ये चीज, अच्छा कि रॉन्ग कॉल किसी ने किया और मैंने पूछा हो कि हेलो कौन, तो उधर से जवाब आ रहा है हम बोल रहे हैं। हम कौन? अब रितेश नहीं पांडे जानती। नहीं जानती, मतलब ये 3-4 लाइन तो फिर मैंने कट किया, मैंने कहा ये पूरा गाना चलेगा, इससे पहले फोन काट दो। तो मतलब ट्रेंड सेट कर दिया आपने। गाना आने के बाद हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे गाना आने के बाद जब गाना आ गया चलने लगा ना, तो कुछ लोग जानबूझ के नए नंबर से, जो नंबर हमारे पास सेव नहीं है, हमारे जान पहचान के लोग फोन करते थे और फिर पूरा गाना हमसे गवाते थे। हेलो, हम बोले कौन, तो हम बोल रहे हैं, फिर कौन, हम बोल रहे हैं, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, इस टाइप का चलता रहता था। आवाज, जो दमदार आवाज आपने दी है उस गाने में ना, मतलब हम बोल रहे हैं, वो हम पे जो आपने मतलब फोकस किया है, एकदम मतलब भर जाता है इंसान फीलिंग्स के साथ। जरा यहाँ तक पहुँचने के पहले की जो जर्नी रही है आपकी, उस पर जरा एक नज़र डालेंगे, क्योंकि आप बिहार से हैं। बिहार से बिहारी बाबू सीधा बनारसी बाबू बनते हैं, बनारस आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी जहाँ तक मैंने जाना है आपको यहीं से आपकी हुई है, काफ़ी वक्त आपने बिताया यहाँ पे। तो संघर्ष जो अब रितेश पांडे को जो लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक सुपरस्टार के तौर पर देख रहे हैं, बहुत बड़े सिंगर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त के जो रितेश पांडे थे, जो संघर्ष कर रहे थे दोनों जगह से, करियर में भी और घर से भी, पापा से भी, वो संघर्ष का दौर कैसा रहा वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचने में। देखिए, संघर्ष तो पूरे जीवन है जी। कहा जाता है कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष तो हम सबको जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे संघर्ष करना है। हाँ, जो शुरुआती संघर्ष था वो कभी नहीं भूलता है। हमारा जन्म हुआ बिहार में, रोहतास जिला में एक गांव है करगहर, हमारा जन्म वहाँ पे हुआ। और पिताजी का आय का स्रोत जो था वो किसानी था, और किसान थे पिताजी, घर पे खेती वेती होती थी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हम बहुत छोटे थे, 10 साल के रहे होंगे या 9 या 10 साल के, तो घर में छोटे हम ही थे। तो पिताजी हमको लेके बनारस आए, और पिताजी हमारे AA में B.Ed वगैरह सब किए थे। तो यहाँ पे असल में वो शिक्षक B.Ed किए थे, तो उस समय शिक्षक की बहाली थी उनकी बिहार में, जो निरस्त हो गई थी। अच्छा। तो वो लोग केस वेस लड़ते थे, और बड़ी समस्या है ये बिहार में शिक्षकों के साथ। हाँ, तो फिर पिताजी यहाँ पे आए, प्राइवेट स्कूल में एक पढ़ाते थे, संत सच्चिदानंद कॉन्वेंट स्कूल नाम था, जिसमें पिताजी पढ़ाते थे, और उसी में हम पढ़ने लगे। जी। हाँ, चलने लगा। जैसे एक हमारे मामा, जैसे बड़े पिताजी के साले साहब, वो जो हमारे मामा, उन्हीं के साथ हम लोग रहते थे। बहुत बाल्यावस्था से ही जैसे हमारा काम होने लगा कि सब्जी लेके आना, हाँ, और बर्तन धुल देना, और सब्जी काट देना,
चावल बना देना, सब्जी भी बना लेते थे हम। बस अच्छा, बना लेते थे आप हाँ बिल्कुल, रोटी बस रोटी नहीं बना पाते थे। ऐसे ऐसे करके जीवन चलने लगा। फिर आगे की पढ़ाई, जब हमने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बड़े अच्छे नंबरों से पास किया, तो हम गाना वाना गाते थे दोस्तों के साथ बैठ के। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं हाँ। तो वहाँ बैठ के गाना गाते थे, तो दोस्त बोलते थे कि यार तुम गाओ, हाँ अच्छा गाते हो। तो फिर मैंने बड़े भैया पवन सिंह जी को सुना, उनके गाने सुने, उनसे इंस्पायर्ड हुआ। मैं गाना गाते थे, हमारे दोस्त हमको पुशअप करते थे कि करो यार करो, अच्छा गाते हो। तो फिर हम घर में आके बोले। तब तक क्या हुआ कि पिताजी यहाँ पे पढ़ाते थे, कुल उनको 800 रुपये महीने मिलते थे उस समय। अच्छा। जब वो पढ़ाते थे तो 800 रुपये में तो मुश्किल से कुछ पैसे घर पे देना होता था, क्योंकि माता जी और 2 बड़े भाई और एक बहन वो गांव पे थे, छोटी सी खेती थी, तो अनाज तो खेती से आ जाता था, लेकिन और बाहरी खर्च तो पापा को यहीं उसी 800 रुपये में हम लोग यहाँ भी रहते थे, हम और पापा, और वहाँ भी मैनेज करना था। तो धीरे धीरे पापा को यहाँ पे बनारस में ना ट्यूशन मिले तो कुछ उनकी आमदनी बढ़ी, तो फिर पूरे परिवार को पिताजी ने बनारस बुला लिया। उसी एक ही रूम किराए का था, उसी रूम में सारा हम लोग, हम हमारे 2 बड़े भाई, एक बहन, 4 लोग, और माता जी और पिताजी, 6 लोग रहते थे हम लोग। और तो उसी में हमने इंटर पास किया। इंटर पास करते 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 एक घर में पिताजी हमारे ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उन्हीं की एक छोटी सी ज़मीन थी इधर बनारस में ही, नई बस्ती में, शोभनाथ पटेल नाम शायद उनका है, शोभनाथ पटेल ही। तो उन्होंने छोटा सा ज़मीन दे दिया पिताजी को कि भाई इसी में आप लोग बना के रहिए। तो हम लोग बना के उसी में रहते थे। तब हम इंटर पास किए थे। तो फिर हमने ये कहा कि अब हम गाना गाएंगे। तो हमारे परिवार के लोगों का ये था कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, डॉक्टर चाहते थे आपके पिताजी की डॉक्टर बने बेटा। खास करके मेरे बड़े भैया ये चाहते थे कि वो जाके कहीं पीएमटी की तैयारी करे, कोटा किसी तरीके से। मतलब हमारे बड़े भाइयों ने और हमारे पिताजी ने, हमारे बड़े भाइयों ने, जैसे हम लोग गांव पे जब तक थे, हम छोटे थे, 2 भाई हमारे बड़े थे, तो हम लोग जब खेत में जाते थे काम करने, क्योंकि अब छोटी सी खेती थी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं था, तो पिताजी, हमारे 2 बड़े भैया और हम भी कहें नहीं, हम लोग, वो लोग जाते थे खेत धान वान काटने, तो हम बोलते थे हम भी जाएंगे। तो जाते थे, धान काटते थे। देखिए ये हमारा आज भी ये हंसुआ से पूरा कट गया था उंगली धान काटने में। तो हम जिद करते थे कि नहीं नहीं हम भी काटेंगे भाई, आप लोग काट रहे हैं तो काटने तो देते थे, लेकिन बोझा जो होता है ढोना, वो हमारे बड़े भाई लोग ढोते थे। और कभी हमको बोझा ढोने नहीं दिए, उतनी छोट, हम बोलते थे कि छोटा सा ही हमको दीजिए, हम भी ढोएंगे हमारे क्षमता के अनुसार। लेकिन वो लोग बोले नहीं, वो बड़े भाइयों ने हमारे बोझा नहीं ढोने दिया कि तुम्हारी लंबाई रुक जाएगी, हाँ तुमको बोझा नहीं ढोना है। तो ये प्यार रहा है हमारे बड़े भाइयों का। तो बड़े भैया का ये था कि पीएमटी की हम लोग किसी भी तरीके से तुमको पढ़ाएंगे, तुम जाओ और तैयारी करो पीएमटी की, डॉक्टरेट की, डॉक्टर बनो। तो हम बोले सारे अरमान भैया लोग के यही थे, घर परिवार के। तो हम बोले नहीं, हम गाना गाएंगे। तो सब लोगों को बहुत, छोटा बच्चा ऐसे ही बहुत जिद्दी होता है घर का। हाँ, तो सबको लगा कि नहीं यार इतना अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है, कैसे ये क्या करेगा। हम बहुत जिद किए, बहुत लोग समझाए, जिद किए। फिर हमने कहा कि देखिए आप लोग हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं कि कहीं हमारा जीवन न बर्बाद हो जाए, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं कि बस सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के और मैं गायकी में लग जाऊंगा, मैं पढ़ाई भी करूंगा। अच्छा। तो फिर मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का
बीम्यूज का एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो बीम्यूज की डिग्री एक ऐसी होती है ना जो बीएड की भी डिग्री होती है, तो उसके बाद बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने परिवार को विश्वास दिलाया कि अगर हम कुछ नहीं भी कर पाएंगे सिंगिंग में तो कहीं शिक्षक हो जाएंगे, हमारा जीवन कट जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग। तो किसी तरीके से तैयार हुए। पिताजी ने कहा कि ठीक है, इसको जो करना है करने दो। तो फिर तैयार हुए लोग। फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और फेल हो गए। अरे अरे कैसे कैसे विघ्न आता है। अब एंट्रेंस एग्जाम दिया मैंने और फेल हो गए। एंट्रेंस एग्जाम में हम पास ही नहीं हुए। अब तो और कि किसी तरीके से मनाया था और फेल हो गए, लेकिन हार नहीं माने। फिर एक साल हम कोशिश किए, मतलब तैयारी किए उस एंट्रेंस एग्जाम का, और अपनी सिंगिंग वाला भी तैयारी करते रहे और एंट्रेंस एग्जाम दिए दूसरे साल और पास हुए। फिर वहाँ से तब दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिर संगीत की शिक्षा लेने लगे। वहाँ पे हम बीम्यूज भी करते थे, अपना स्ट्रगल भी करते थे। हाँ, धीरे 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 फिर एक स्टूडियो में गए किसी तरीके से। आज तो स्टूडियो में पहुंचना बहुत आसान है, सिंगिंग स्टूडियो में। आज के टाइम में आसान है? आज के टाइम बहुत आसान है स्टूडियो में जाना। अच्छा। हमको कम से कम 3 साल स्ट्रगल करना पड़ा था स्टूडियो तक पहुंचने में सिर्फ। स्टूडियो से खास लगाव भी मैंने ये सुना है आपके बारे में कि जब आप अपने स्ट्रगलिंग दौर में संघर्ष कर रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया था कि आप स्टूडियो में रहने भी लगे थे। हाँ, ऐसा था। घर से एनटीएससी हो गई थी। हाँ, ऐसा था। क्या था कि जब हम सीख रहे थे तो कैसेट हम लोग एल्बम निकलता था ना, उस समय डीवीडी का जमाना था। तो हम बोले घर पे कि हमको कुछ पैसा दीजिए आप लोग भाई, कुछ एक कैसेट निकालें। तो घर पे से पैसा हमें मिला। एक हमारे मामा के लड़के हैं संतोष तिवारी जी, उन्होंने भी मदद किया, और घर से भी पिताजी ने एक तरीके से पैसा व्यवस्था करके हमें दिया। वो हम बता नहीं सकते हैं कैसे दिया, तो मगर पिताजी ने हमें पैसा दिया कि लो एल्बम निकालो, और वो एल्बम हमने निकाला। और पहले पहले जानती हैं क्या होता है ना कि लोग पैसा खा भी जाते हैं। हाँ। इस लाइन में तो कुछ लोग कुछ पैसे हमारे खा गए, काम नहीं किए, तो वो एल्बम आ भी नहीं पाया और पैसे भी ख़त्म हो गए। तो अब हम सोचें कि किस मुंह से फिर दोबारा पैसे मांगे हम अपने परिवार से। तो इसलिए उसी स्टूडियो में, गांधी स्टूडियो था, संतोष सिंह गांधी जी का बड़े भाई हमारे, और राजा भट्टाचार्य जी वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो वहीं पे मैं रहने लगा। और अब मेरे दिमाग में ये हो गया कि भाई अब घर से निकल गए हैं, सिंगिंग में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो रिकॉर्डिंग ही सीख लें, रिकॉर्डिस्ट बन जाएंगे। उनसे बोलते थे राजा भट्टाचार्य जी से कि भैया हमें रिकॉर्डिंग सिखा दीजिए, हम रिकॉर्डिस्ट बन जाएंगे। क्योंकि म्यूज़िक से जुड़े रहें, मेरा उद्देश्य यही था कि म्यूज़िक से जुड़े रहें। तो उन्होंने बोला ठीक है, बैठे रहो, बैठे देखते 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 सीख जाओगे। उसी दौरान फिर स्टूडियो में ही हम रहने लगे। कभी कभार आते, वहीं से क्लास भी चले जाते थे, विद्यापीठ से नज़दीक था, और वहीं स्टूडियो में रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद एक गाना आया, शीशे का था दिल मेरा, बहुत वायरल, उस पर बेली डांस हुआ था। अच्छा। बेली डांस, वो शीशे का था दिल मेरा गाना था, और उस पे दुबई जैसे गल्फ कंट्रीज में बेली डांस होता है, उस पे बेली डांस लगा हुआ था उस गाने पे, और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो गाना। तो वो गाना, पहले उतने कॉपीराइट के इश्यूज नहीं थे, यूट्यूब था ही नहीं उतने प्रचलन में, कैसेट था। तो हमने कहा कि इस पे कुछ गाना होना चाहिए। तो हम उस समय राजा भट्टाचार्य जी नहीं थे उस जिस स्टूडियो में मैं रहता था। तो कुछ दिनों के लिए उस स्टूडियो में एक और रिकॉर्डिस्ट आए थे, आशीष वर्मा नाम के। तो राजा भट्टाचार्य जी वहाँ से छुट्टी पे गए थे शायद, तो वहाँ से हम आशीष वर्मा जी, वो अपना स्टूडियो नटराज स्टूडियो वहीं डाल चुके थे, तेलियाबाग में, यहीं बनारस में। तो उनके पास गए, हम बोले कि भैया एक गाना है ये, इस पर हमको कुछ गाना है भोजपुरी में। अच्छा, हिंदी गाने का मतलब भोजपुरी वर्जन उस टाइम आप गाने का तैयार धुन, हाँ उस समय चलता था। तो धुन, उस धुन पे हमको कुछ गाना है, लेके गए। तो उन्होंने बोला ठीक है बनाते हैं। हम लोग बनाए, और एक गाना बनाए हम लोग, लप लप करे कमरिया करके गाना बनाए। वो गाना
अच्छा लग रहा था सुनने में। तो वही गाना भी मिक्सिंग चल रही थी, तब तक अखिलेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति आए उसी स्टूडियो में उनसे मिलने के लिए। उनको वो गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला इस लड़के को बुलाइए, हम इससे गाना गवाएंगे। तो हम उस समय विद्यापीठ में थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आइए एक लोग मिलना चाहते हैं। तो हम आए भागे भागे। तो उन्होंने बोला कि हम आपका एल्बम कराएंगे, अखिलेश शर्मा जी ने। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उसमें बहुत खुशी की बात हुई हमारे लिए। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हम ठीक है एल्बम हमारा होगा। तो उसी ट्रैक पे उनको देवी गीत, फिर गाना था कि रच रच के हम बनौनी माटी के हो मूर्तिया, माई आ जाए तू आके। मैं 2 लाइन आपको सुनाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, अभी मैं बोलने वाली मेरा थी। पहला गाना वो था ऐसा जो चर्चे में आया, वो देवी गीत महतारी का। बहुत प्यारा गाना है ये। हाँ, वो लोगों ने उसको पसंद किया, खास करके बिहार में। हम लोगों ने उस गाने को बिहार में, उस समय क्या था ना कि वो चिप वाला धीरे धीरे वो टाइम आ रहा था, मेमोरी कार्ड वाला। हम लोग जाके डाउनलोडिंग सेंटर्स पे उस गाने को दिए और नवरात्र में मैजिक पे साउंड लगा के थोड़ा प्रचार प्रसार उसका किए। तो वो गाना वो रोहतास, कैमूर, खूब बजाया, आरा में भी सुना हाँ, मैंने। आरा और ये सब बेल्ट, जो शाहाबाद वाला बेल्ट है ना, हाँ पूरा हर जगह बजा वो गाना। मैं सुनाता हूँ। कि रची रच के हम बनौनी माटी के हो मूर्तिया, रची रच के हम बनौनी माटी के हो मूर्तिया, मैया जई तू आके समा जई तू, मैया जई तू। यही गाना था। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, वाकई में यही प्यारी आवाज है कि लोगों का प्यार भी आपको इतना मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस गाने को लोगों ने प्यार दिया, फिर धीरे 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 फिर उसी कंपनी से एक एल्बम हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। बाद में थोड़ा मतभेद हुआ। जो उस कंपनी के क्या नाम था, बसंत बिहार, बसंत ऐसे कुछ नाम था। उनके एक एल्बम हम लोगों ने तैयार किया जिसका नाम था करुआ तेल। वो एल्बम 1 महीने में हम लोगों ने तैयार किया था। स्वर्गीय विभा, अभी तो हमारे बीच में नहीं है वो, बड़े भैया विभाकर पांडे जी, बहुत अच्छे गीतकार। हम लोगों ने मिलकर 1 महीने में वो गाना तैयार किया था। और किसी चीज़ पे विवाद होने की वजह से एक पूरे वो जो थे कंपनी के मालिक, वो किसी और सिंगर से मेरा गाना तैयार किया हुआ पूरा गाना गवा दिए। अच्छा, पूरा लिखा था आपने? हाँ, मैंने मतलब हम लोगों ने उस गाने को तैयार किया था। हमने विभाकर भैया ने और आशीष वर्मा जी ने मिलके, विभाकर भैया राइटर थे, हम उसमें साथ में बैठते थे, हम लोग सहयोग करते थे, 2 लाइन हम बताए, इसलिए टीम वर्क होता। टीम वर्क। और हम वो पूरा गाना एल्बम, पहले 8 गाने का 7 गाने का एल्बम आता था। अभी तो एक एक गाने रिलीज होते हैं। अब पहले 8 गाना एक साथ रिलीज होता था डीवीडी में, सीडी में। तो हम लोगों ने 1 महीना तैयार किया, मगर उन्होंने ना किसी छोटी सी बात पे किसी और सिंगर से गवा दिया। तो मैं तो गा चुका था पहले, फिर रात में ही, एक ही रात में पूरा गाना, मतलब मेरे कई दिनों का मेहनत उन्होंने ऐसा कर दिया। तो हमने वो गाना क्या किया कि अब तो भाई मेरे पास कोई संसाधन भी नहीं था। फिर हमने क्या किया ना, वो पूरा का पूरा एल्बम उठा के हम जो कर सकते थे, पूरा पूरा अपना गाना, जो 7 गाना था, उस 7 गाना उठा के पेन ड्राइव में लिए और पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में लगे घूमने। जितने भी डाउनलोडिंग सेंटर्स थे सब पे वो गाने देते गए। बड़ा फिट बैठता है वो लाइन, ऐसी बातें आप बताते हैं तो कहते हैं ना, खेल खेलो बिहारी से तो खेलो जरा होशियारी से। खेलो जरा होशियारी से। हाँ, यही हुआ। हम गए मेहनत अपने हाथ में, बाइक से ही, बाइक से, बस से, ट्रेन से, जहां भी जा सकते थे। हम और हमारे गांव के लड़के, गांव उस समय हमारी टीम यहाँ से, हमारे एक आशीष यादव जी हमारे साथ थे उस समय, और हमारे बड़े पापा का एक छोटा लड़का है जिसका नाम है छोटन, और उसी गांव के, बिहार, जो आप अभी आगे सवाल पूछेंगी, मुझे लग रहा है उसका इसमें जवाब छिपा हुआ है कि उस समय वो हमारे गांव के लड़के हमारे साथ हुए और
उसके बाद फिर हम लोग पूरे बिहार में एक छोटा छोटा बाजार, कोई बाजार नहीं छोड़े हम लोग, पूरा छपरा उपरा दूर था तो वहाँ हम लोग बस से गए, ट्रेन से गए, हर जगह घूम गए। तो गाना एकदम वायरल हो गया। और उसके बाद वो गाना हम लोग, जब गाना हिट हो गया तो वेब कंपनी में दिए, वेब कंपनी से उसका कैसेट आया, डीवीडी आया। फिर भी अब तो हम नए थे, पहली बार मार्केट में कोई गाना बज रहा था, फिर भी उस गाने को बहुत सारे लोगों ने उठा उठा गा दिया। अरे वहीं की एक लोकल सिंगर थी, अच्छा जो रातों रात गाए थे वो भी मैंने तो अपना छीड़ दिया पूरा मार्केट में। उसके बाद रातों रात एक सिंगर गाए थे बबलू सवरिया जी, उनका भी गाना वो आ गया था, मतलब उनका। दूसरा एक पुष्पा राणा जी थी, उन्होंने भी गा दिया था। कुछ दिन बाद खेसारी लाल यादव जी ने उस गाने को एक फिल्म में डाल दिया, खून भरी मांग फिल्म का नाम था शायद। तो ये गाना आपका उठा के उन्होंने फिल्म में डाला या उसको भी उन्होंने अपने तरीके से गा दिया खेसारी लाल यादव जी ने? नहीं अपने तरीके से, आप सेम गाना नहीं डालते हैं लोग ना। हाँ, तो अपने तरीके थोड़ा मॉडिफाई करके। हाँ, भोजपुरी में ये चीज तो बहुत है, एक गाना निकला है तो सब पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे कोई जानता नहीं था, तो अब वो गाना ये हो गया कि सब मार्केट में सब लोग कहने लगे कि खेसारी लाल यादव का गाना है। हम कहें यार गाना तो हमारा बज रहा है, अब तो इतना मेहनत के बावजूद अगर नाम ना मिले, कुछ मतलब ऐसा हो गया, कोई भी बोलने लगा कि ये तो खेसारी लाल का गाना है। बहुत दुख हुआ मन को। ठीक है, फिर भी थोड़ा मन तो टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। फिर एक गाना हमारा आया, पूरे सैड सॉन्ग का हम लोग पूरा एल्बम किए, और उसमें एक गाना आया जाए चंदा। जाए चंदा, हाँ। जब वो गाना आया तो लोग चेहरे से पहचानने लगे, और फिर हमको मुंबई बुलाया गया। मुंबई बुलाया गया तो उसके बाद फिर आपके सामने है जर्नी सर। मुंबई बुलाया हमको, 2 बजे रात में फ़ोन आया मुंबई से रितेश ठाकुर जी का। एक हमारा छोटा भाई है संजय यादव, उसने फ़ोन बताया हमारे बारे में, वही लप लप करे कमरिया वाला गाना देखे, एक छोटे बाबा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने रात में वो और रितेश ठाकुर जी फिल्म प्रोड्यूसर हमको फ़ोन किए, बोले कि सुबह आना है आपको मुंबई। हम गए मुंबई तो उन्होंने एक फ़िल्म कराया हमसे, बलमा बिहार वाला 2। आपका ये गाना जो काफ़ी फेमस भी है, मैं चाहूँगी आपको कि आप एक 2-3 लाइन उसके सुना दें, या काफ़ी लंबा भी सुना नहीं चलेगा, बहुत अच्छा लगता है वो गाना जब भी आप गाते हैं खास करके। तो गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे। थैंक यू। और हम ये गाना सुनाने से पहले अपने भाई विशाल दुबे का नाम लेना चाहेंगे। जो आपने ये गाना सुना होगा ना, एक छोटा बच्चा गाता है, ये आप दर्शक लोग आप लोग सुने होंगे, ये गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे, छोटा बच्चा विशाल दुबे, वो छोटे बच्चे बिरहा के बहुत छोटे में उन्होंने गाया था, उसको हम लोगों ने रिमेक किया और उनको वीडियो में भी रखा है। तो थैंक यू विशाल भाई, हमें ऐसा राइट्स देने के लिए कि हम उसको फिर से दोबारा वो, और ये गाना जीवंत हो गया, इतना बड़ा हिट बहुत हुआ बहुत गाना। ज़्यादा। हाँ, तो ये भी कभी कभी जरूरी होता है, झुमा देता है ये गाना बिल्कुल। तो 2 लाइन सुनाता हूँ। कि जब निकले लू घर से बहरिया, आ चाहे सौभे लड़ावल नजरिया, हो जब निकले लू घर से बहरिया, चाहे सौभे लड़ावल नजरिया, तो सब छुअल चाहे तहरो गुर गल रे, गुर गल रे, हर गुर गल रे, तो गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। बहुत ही प्यारा, बहुत मतलब आपकी आवाज़ में ये गाना जितनी बार सुनो मतलब लगता है ऐसा कि बस सुनते ही जाओ। ये गाना कहीं प्ले भी कर दीजिए, मतलब मुझे लगता है जिसको नाचना नहीं भी आता होगा, अगर ये गाना बज रहा है तो उसके अंदर का जो डांसर है ना वो जाग जाता है, वो सीधा फ्लोर पे जा करके डांस वांस करना शुरू कर देते हैं। प्यार है लोगों का। अच्छा, इस तरीके के जब गाने आते हैं, हम हेलो कौन की बात कर रहे हैं, माटी के मूरत की बातें कर ली, गोरी तोरी चुनरी की बातें कर ली, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रितेश पांडे जी ऐसे तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कहते हैं ना भोजपुरी से गाते गाते लंदन तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपको भोजपुरी में आज में मतलब बिहार में देश में लोग कम पड़ रहे थे कि
लंदन चलाने क्यों चले गए, ये सवाल है कि मतलब लंदन चलाने क्यों गए, और लंदन चला के डीजे बजाने का क्या कॉन्सेप्ट है ये अरे बताइए। डीजे बजा के डांस करेंगे उस पे, और मतलब कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि इसके लंदन लिए चलाएंगे? इसके थैंक्स टू जो इस गाने के राइटर हैं, राम सेवक प्रीतम जी, थैंक्स टू राम सेवक प्रीतम जी को, जिन्होंने इतना बड़ा गाना लिखा और आशीष वर्मा जी ने इसको बनाया, और बस हमें बैठ के लोग गवाए। और गाना, अब ये गाना जब आया 2-3 महीना में सिर्फ 1-1.5 लाख व्यूज था इसका। हाँ, 2-3 महीना बाद जब ये गाना पकड़ा तो आज 650 मिलियन के करीब में इसका व्यू। हाँ, मैं देख रही थी कि कहीं ये भी अब जल्दी ही लग रहा है मुझे बिलियन लिस्ट में शामिल होगा। मतलब बिलियनियर तो आप ही बन रहे हैं भाई भोजपुरी में। ये कहानी बिल्कुल वो लॉलीपॉप लागिलू वाली है। जब मैं याद है कि जब मैं पवन सिंह का इंटरव्यू कर रही थी तो पवन जी ने कहा था कि जब लॉलीपॉप लागिलू गाया तो सबसे फ्लॉप गाना था। ये बिहार तक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया, और जब बढ़ा तो ये गाना मतलब किस तरीके से वायरल हुआ। और मुझे लगता है कि यही कहानी शायद इस गाने के साथ भी है कि अब जो गाना जब वायरल हुआ और उसमें जो लाइन्स है, मतलब एक एक लाइन लोग गाते हुए नजर आते हैं, तो काफी इस गाने को लेकर के मतलब लोग विवाद भी कर रहे थे, जैसे ना कि विवाद वाली कोई बात नहीं हाँ, है कि अष्टा जी, क्योंकि अब मैं बताता हूँ जो जो जिन शब्दों पे वो लोग विवाद करते हैं। देखिए क्या है कि पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, भोजपुरी में हर तरह के श्रोता और दर्शक हैं, तो हम लोग हर उम्र के लोगों के लिए गाना बनाते हैं। ये पार्टी सॉन्ग था, और पार्टी सॉन्ग में क्या है कि अब जो हमारे बुंदेलखंड साइड में जाएंगे ना, तो उधर कहो भैया तेरे कल वनडे हैं, कल वंडिया हैं, ऐसे लॉन्डी भी कहते लड़कियों को। बिल्कुल ये चलता है। और तो ये आम बोलचाल की भाषा है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। डीजे डीजे मतलब इसी पे तो विवाद था कि डीजे क्यों बजाएंगे लंदन चला के, विवाद तो इसी पे था, लोग सवाल इसी पे कर रहे थे। तो डीजे बजा के डांस करेंगे डीजे। अच्छा, ये तो आपके गानों की बात हो गई, लेकिन आप अभी के रितेश पांडे और जब शुरुआती दौर के रितेश पांडे को देखे तो काफी फर्क समझ में आता है। एक तो कैमरे पे जो लोग देख रहे हैं आज रितेश पांडे के इतने सारे फैंस हैं, खास करके लड़कियां, शादीशुदा है रितेश जी, लेकिन तब भी अभी बिल्कुल जान देने को तैयार रहती हैं एकदम कि मतलब बहुत हैंडसम, मतलब देख के मतलब देखा हमने, आप फैन मोमेंट देखा हमने भाई आपका, कि जब रितेश पांडे चलते तो लड़कियां छोड़ो लड़के भी पागल हो जाते हैं आपको देख करके, तो कि मतलब रितेश पांडे जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर के कुछ फोटोज हैं मेरे पास जो मैं चाहूंगी आपको दिखाना, और उसके साथ पहले तो ये फोटो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, मतलब कितना ट्रांसफॉर्म किया आपने खुद को, कितना मतलब बदलाव लाया आप खुद को। ये सारी फोटोज देखिए, ये आपके कैमरे पे ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके स्क्रीन पे ये फोटो दिख रहा होगा। आपने पुराने भी स्टार को देखिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब खुद को कितना चेंज करना भी कितना मतलब मुश्किल था आपके लिए। ये सब होते गया, बहुत सोच समझ के। कब ऐसा लगा कि मतलब अब लड़कियां थोड़ा देख रही, जब जैसे ऐसे होता है ना स्टारडम मिलता है तो रिश्ते आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, तो लोग खुद को थोड़ा बदलना शुरू करते हैं? आज भी मैं बहुत रफ टफ रहता हूँ, मैं बहुत अपने आप को लेके, हमसे लोग, हमारी टीम के लोग, पहली बात मैं कभी भी आज भी मैं अपना कपड़ा खरीदने नहीं जाता। क्या बात है। मैं मुझे शॉपिंग करना सबसे बोरिंग काम लगता है इस दुनिया का। तो हमारे बड़े भैया जाते हैं, हमारे लिए कपड़े उठा के लाते हैं, हम पहन लेते हैं। कल पार्टी के लिए भी कपड़ा बड़े भैया विवेक तिवारी जी, हमारे एक बड़े भाई हैं, वो बोले कि अरे नहीं करेगा, आज तो कुछ हम लेके आते वही पहनिए। तो कल भी वैसे ही, मैं अपना कपड़ा खरीदने नहीं जाता हूँ, मैं बहुत सादा सिंपल जीवन अपना पसंद करता हूँ। आज भी मैं कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया तो लगा लिया, बहुत ज़्यादा क्रीम व्रीम। ये हमारे मेकअप दादा उधर खड़े हैं, मोहन दादा, वो मेकअप जब हमारे मुंह पे मेकअप लगता है ना, जब शूटिंग में, फिल्म की शूटिंग या एल्बम की शूटिंग, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं कैसे कब मेकअप ये निकले। मुझे थोड़ा सा ना फ्री रहना महसूस अच्छा लगता है, सिंपल रहना अच्छा लगता है। अब और कुछ बहुत ज़्यादा मैं चेंज ओवर के लिए नहीं, मैं ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ, जिधर ये जीवन जाता है लेके अपने आप को जाता हूँ। और कोई बहुत ज़्यादा प्रयास हमने नहीं किया। हाँ, फिटनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जैसे जैसे दिमाग आया, बुद्धि आया, पहले लड़के बच्चे थे, बुद्धि आया तो फिटनेस के लिए मैं वर्क करने लगा। जब भी, अब देखिए मेरे साथ विडंबना देखिए क्या होता है,
पहली बार जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो कंटिन्यू 6 महीना 7 महीना में साल भर तक कंटिन्यू जिम किया, पूरा एब्स वैब्स आने लगे। तब तक से एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे साक्षी शंकर, ऊपर मंदिर पे केबल के सहारे चढ़े थे। वो केबल जो फाइटर्स थे उन्होंने थोड़ा तेजी से छोड़ दिया, तो नीचे एक इतना नुकीला था, वो इस पैर में पूरा लेफ्ट वाले पैर में पूरा फाड़ दिया। वाह। तो कम से कम 2-3 महीना मुझे रेस्ट करना पड़ा। तो उधर जिम छूट गया उधर। फिर दोबारा मैं जब लंदन गया तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया जिम। वहाँ से फिर मैंने साल भर किया, और साल भर करने के बाद फिर जब लगा कि पूरा एकदम एब्स आ गए, पूरा सब कुछ हो गया, तो यही एक भ्रष्टाचार मूवी कर रहे थे। इसमें एक्शन सीन था, मैं हीरोइन का हाथ पकड़ के भाग रहा था, पीछे से गुंडे थे, आगे आके जंप लेना था। और फिर पैर में जो इंजरी हुई थी आपकी, फिर मेरा लिगामेंट, ACL, PCL सब चला गया। 7 महीने कंटिन्यू बेड पे रहे। बाबा रे। फिर धीरे धीरे अभी भी मैं रिकवरी पीरियड में ही हूँ। तो यही स्थिति है। विघ्न आते रहते हैं जी। अभी तो आप कई गाने गा रहे हैं, काफ़ी अच्छा गा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर पिछले जर्नी देखें, जब शुरुआती दौर होता है ना, वो चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, भोजपुरी की अगर हम बात करें, जनरली बॉलीवुड में भी ऐसा देखा जाता है कि जब एक्टर जब अपने स्ट्रगलिंग दौर में होते हैं तो बहुत कम एक्ट्रेस होती है जिनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वरना नॉर्मल कई मूवीज़ देखा हमने, बड़े बड़े जो आज बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है उनके भी कई मूवीज। तो जब स्ट्रगलिंग दौर रहता है तो हमने कई गाने से, करुआ तेल की बात आप कर रहे थे, जीजा साली वाले गाने भी हैं, तो उसको लेके विवाद होता है कि क्या शादी के बाद ये रितेश पांडे बदले, गाने का सिलेक्शन चेंज हुआ, या फिर जो गाने पहले से करुआ तेली देख लूँ मैं उस तरह के गाने मैंने सुने, या फिर जीजा को लेकर के जो गाने आपने गाए, जीजा साली वाले या जो भी, तो उस टाइम के रितेश पांडे और अब के रितेश पांडे में कहीं ना कहीं डिफरेंस भी, और लोग इस चीज़ को लेकर के सवाल भी उठा रहे थे। तो जब ये गाना पहला रिलीज हुआ होगा आपका, और घर पे सबसे पहले तो पापा आपके शिक्षक हैं, सुने होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था और उन गानों पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस गाने के पीछे की बात थोड़ा क्लियर कर दूं। जो जीजा साली वाला गाना है ना, वो होली का गाना है। और होली में हमारे उत्तर प्रदेश बिहार का एक ऐसा त्योहार है जिसमें मजाक चलता है। और जो होली में तो घूम घूम जो गाने गाए जाते हैं ढोलक और हारमोनिया पे गांव में, वो आप बिहार से हैं तो जानती होंगी। उसके बाद हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि शादी ब्याह में गाली गाते हैं हमारे यहाँ। शादी विवाह में महिलाएं बैठ के गरियाती हैं और लोग बैठ के खाना खाते रहते हैं और 10-10, 20-20 रुपया दे के गाली सुनते हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति है, जो हम अपने संस्कृति की बात। तो होली में हम लोगों का मजाक चलता है। जहाँ तक रही करुआ तेल की बात, जब वो हमने गाया तो उस समय इंडस्ट्री में ना, जैसे हम जब भोजपुरी में कुछ करना चाहे तो उस समय इंडस्ट्री में गाने चलते थे, समियाना के चोप देहब ढूंढिए में घोप, उसी समय ये गाना हिट हुआ था। और भी बहुत सारे गाने थे जो मुझे याद नहीं है। तो उस समय हमारी मेंटलिटी ये थी कि ऐसे ही गाने चलते हैं, हाँ तो ऐसे ही गाने हम गाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि भाई नए नए लड़के थे, इंडस्ट्री में हम आए थे, तो हमारे सोचने का ये तरीका था, इसलिए हमने वो गाने गाए। बाद में हमने गाने, फिर उसके बाद उस गाने से तो हमको पहचान भी नहीं मिली, जो करुआ तेल की बात है। पहचान तो हमें जाए चंदा से मिली, पियवा से पहले हमारा, पियवा से पहले हमारा लो, तो इसमें कुछ अश्लील नहीं है। पियवा से पहले, ये तो मजाक वाला गाना है। उसके बाद फिर हमने, जब हमें पहचान मिली, जब हमें बुद्धि हुआ, तो फिर मैंने गाया भैया हमार राम जैसन, फिर मैंने गाया सबसे नीक बाटे सैया किसानी, फिर मैंने गाया गरीबी। जी, इन्हीं को लेकर के मेरा सवाल था, जो आप गाने गिना रहे हैं ना, इसी को लेकर कि पहले के रितेश पांडे जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग था और अब के रितेश पांडे में जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफी बदला। दिक्कत मतलब बात यही है, घर पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अच्छा, कभी वैशाली जी के साथ ये गाने अगर उन्होंने बजा दिए, यूट्यूब पे दिखा दिए, क्या देखिए पहले आप ऐसा गाना गा रहे थे, तो कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अब देखिए पहले बच्चे थे, अब 18 साल का बच्चा, मतलब उसी 18 साल से 18-20 साल जो भी एज होगा, तो उस समय नहीं उतने सोचने की क्षमता थी।
बट अब जैसे जैसे बुद्धि होते जाता है आदमी अपने आप को सुधारता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं, आपकी ही बात नहीं है, आपने तो मतलब तब भी देखिए कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, जैसे माटी के मूरत जैसे गाने, या फिर मतलब बहुत सारे गाने, अगर हम लिस्ट निकालने बैठेंगे तो रितेश पांडे के गाने, मुझे लगता है कि ये पूरा इंटरव्यू टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे गानों का लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होगा, वो एक के बाद एक ऐड होता जाएगा। और काफी अच्छी आवाज भी मैंने जी पहले जी, तो बोला। मैं स्वीकारता हूँ इस बात को भी कि ठीक है, मुझे अच्छे गानों का क्रेडिट मिलता है, ठीक है, लेकिन जो हमने वैसे भी गाने गाए हैं उसके लिए मुझे उत्तरदायी होना पड़ेगा। और मैं ईमानदारी से ये स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैंने वे गाने गाए हैं, और कुछ गाने तो जो मेरे समझ से ये हुआ तो कुछ गानों को मैंने रिक्वेस्ट करके कंपनीज को हटवाया, मैंने बोला कि उसको हटा दीजिए। ठीक है। नहीं, अगर हम ओवरऑल भोजपुरी की बात करें, जैसे कि जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो पहले के जो भोजपुरी गाने आते थे वो, और अभी तो चलिए आप लोग जैसे जो बड़े स्टार्स हैं वो अब कहीं ना कहीं भोजपुरी को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अच्छी भी है कि अगर हम भोजपुरी मूवीज़ भी देखें तो काफ़ी बदलाव आए हैं भोजपुरी मूवीज़ में, गाने में। लेकिन कई ऐसे सिंगर्स आज भी हैं, जैसे वो गाना जो गाते हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक तो टारगेट पे रहती है, ये मानते हैं आप बात को, और ये एक वजह है कि हमारे सबसे ज़्यादा दर्शक हैं भोजपुरी के, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली देखिए भाषा भी है, लेकिन ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि पीछे, जैसे मैं कुछ शब्द यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ठीक है, कुछ शब्द मैं बोलना चाहूँगी जो फेमस भी है और भोजपुरी इसकी वजह से बदनाम भी है, लेकिन उसके व्यूज़ भी हैं। इस बात को भी मैं मानती हूँ कि अगर हम यूट्यूब पे उसके व्यूज़ देखें, हालांकि आप इस चीज़ को आप बोले इसके पहले मैं कहती थी, उसके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 500 मिलियन व्यूज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा, पहला शब्द है जो मुझे लगता है कि इसके बिना भोजपुरी के गाने इनकम्प्लीट से लगते हैं, वो है ढोड़ी, जिसका जिक्र अभी आपने किया, ठीक है। ढोड़ी, भाभी, जीजा जी, ये ढोड़ी और भाभी का जो कनेक्शन है ना भोजपुरी में, मतलब भाभी को हमारे यहाँ माँ सम्मान कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके के गाने आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि पूरा परिभाषा ही बदल करके रख दिया है इन्होंने। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसे गाने आप सुनते तो आपको कैसा लगता है जो गाते हैं ऐसे लोग? ठीक है, वो आपने सही कहा कि उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन सारे गाने नहीं हैं ढोड़ी वाले, बिल्कुल ज़्यादातर तो इसी पे है। कुछ गाने, और बिल्कुल हम लोग अपनी भाभी को माँ समान मानते हैं, हमारा ये कल्चर है, भाभी को हम लोग बड़ी भौजाई को माँ, जो बड़ा भाई बाप बरोबर, बड़ भौजाई माँ समान, ऐसा कहा जाता है हम लोग के यहाँ। हाँ, जो वैसे गाने हैं उसको भी पसंद करने वाले लोग हैं, मजाक, जिससे कि अब उसके लिए क्या कह सकते हैं, वो एक कंटेंट है, यूट्यूब पे तो हर तरह के कंटेंट है मैडम। वो तो है, लेकिन जिस तरीके से क्रिएशन है लोगों का, मतलब 32 GB रैम फिट करने से लेकर के एटम बम फिट करने से लेकर के बंदूक डाले, पता नहीं, मतलब जितना क्रिएशन है, देवर, भाभी और ढोड़ी, 3 चीजों पे पूरी भोजपुरी, मतलब कहते हैं ना कि मतलब देवर भाभी का हाँ, अच्छा भी गाना, अच्छा है, लेकिन टारगेट तो यही हो जाता है ना रितेश जी। अब यही तो जैसे बहुत फेमस लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, नाम सुना होगा आपने, बिहार की हैं, वो अक्सर बहुत प्रमुखता से इस बात को उठाती हैं, वो उनका भी कहना है कहीं ना कहीं, ये जब सवाल उठाती हैं तो वो कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो चोलिया के हुक में फंस के रह गया है, इसको उस हुक से बाहर निकालना ज़रूरी है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अच्छे भी गाने आ रहे हैं, यही तो विडंबना है कि वो सिर्फ चोलिया का हुक ही सुन रही हैं। उन्होंने कभी आपसे माटी के मूरत पे बात किया नहीं? उन्होंने कभी एक नीलकमल सिंह जी का तोर बउरहवा रे माई गाना आया है, उस पे किया नहीं, माटी के मूरत पे उन्होंने किया है, और जो अच्छे गाने आपके आए हैं, हमारे न्यूज रूम भी कभी बातचीत होती है हाँ, तो अप्रिशिएट किया, ये मैं दिल से बता रही हूँ, विशेष धन्यवाद। और नेहा सिंह राठौर जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में सबसे ज़्यादा, अगर टीआरपी देखें, थिएटर रिलीज तो बहुत कम हो रही है भोजपुरी की फिल्में, वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होता है, आप टीआरपी देखेंगी सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं भोजपुरी सिनेमा से। तो महिलाएं अश्लीलता से तो जुड़ेंगी नहीं, सबसे ज़्यादा दर्शक अभी ज़्यादा महिलाएं ही हैं भोजपुरी फिल्मों की। तो बहुत तेज़ी से भोजपुरी फिल्म, अगर फिल्में आजकल की आप देखें जो फिल्में बन रही हैं उसमें अश्लीलता का नामो निशान है। वो दौर गुजर गया जब भोजपुरी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स वगैरह होते थे, अब शुद्ध पारिवारिक फिल्में बन रही हैं। जहाँ तक रही बात एल्बम के गानों की,
हाँ, तो कुछ लोग वैसे कंटेंट बनाते हैं, अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। जो कंटेंट बना रहे हैं और वो कंटेंट चल भी रहा है। तो भोजपुरी के डाउनफॉल के पीछे आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि ऐसे कंटेंट भोजपुरी क्रिएटर्स अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग एक स्टेप आगे ले रहे हैं? भोजपुरी का डाउनफॉल मैं मानता ही नहीं हूँ। भोजपुरी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डाउनफॉल साउथ कहाँ हो के रहा है? कंपैरिजन में अगर हम देखें तो साउथ के हाँ, कंपैरिजन में comparison तो में बॉलीवुड भी डाउन जा रहा है। हाँ, लेकिन भोजपुरी क्योंकि हमारे पास बहुत, और जैसे आपने भी कहा कि बहुत ऑडियंस है हमारे यहाँ, और जिस तरीके से भोजपुरी को आज होना चाहिए था वो कहीं ना, क्योंकि अगर हम जैसे साउथ के, अगर साउथ से कंपैरिजन करें हम लोग, तो जो उनका रीजन है, जो वहाँ के दर्शक हैं वो सिर्फ वही देखते हैं। और भोजपुरी के जो दर्शक है ना, ये बॉलीवुड भी देखते हैं, हाँ, साउथ भी देखते हैं, मिक्सअप है सब कुछ। Mix-up है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी ही देखते हैं। बहुत छोटी इंडस्ट्री थी, अब तो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही है। जो गाना आप समझिए, जो एल्बम 50,000 में बनता था, अब 5 लाख में बन रहा था, हम कहाँ से समझ जाए कि पीछे जा रहा है। अब देखिए ना कि जैसे पुष्पा 2 रिलीज हुआ, भागे भागे जा रहे हैं लोग, पटना में भी आपने देखा किस तरीके से। लेकिन यही जब कोई भोजपुरी की फिल्में रिलीज होती हैं तो इतना क्राउड, जैसे मुंबई में बैठा इंसान या दिल्ली के लोग स्पेशल टिकट कटा करके देखने जाएं, इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, वही अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चाय पिए, तो उसमें जितना चीनी था उतना मिठास हम लोग को लगा। जी। अब पुष्पा 2 बन रहा है 1000 करोड़ में, हमारा बन रहा है 1 करोड़ में, तो अब 1000 गुना अंतर हो गया ना बजट का। जी। 1000 गुना अंतर हो गया, और मल्टीप्लेक्स में वही सिनेमा लगे और टिकट का दाम सेम है। 250 रुपया उसका भी है, 250 रुपया। 250 रुपया आप खुद अगर बोलिए तो 250 रुपया खर्चा करके आप 1000 करोड़ का चीज देखेंगे कि 1 करोड़ का चीज देखेंगे? हाँ, 1000 करोड़ का लोग देखेंगे। सिंपल सी बात तो वही है, बस बजट का खेल है। लेकिन एक परसेप्शन का भी खेल कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है इस तरीके के गानों को लेकर के, हम कहें, या फिर शब्दों को लेकर बाहर। अगर क्योंकि इसी जगह पे, यहाँ सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, आप देखते होंगे कि जब लोगों से पूछा जाता है भोजपुरी, तो या तो लड़कियां हंस देती हैं, ये यूपी बिहार की बात मैं नहीं करी, बाहर की जो लड़कियां, आपने रिएक्शन देखे होंगे, या तो हंस देती हैं, या तो भोजपुरी को लेके उनका रिएक्शन थोड़ा सा पीछे हटते हैं वो लोग, है ना, पीछे हटने की कोशिश करती हैं कि नहीं, अब वही गाना बजा दो तो 2-4 समझ में आने, डांस जरूर लेंगे वो लोग, लेकिन बात जब आती है तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। और मतलब भोजपुरी नाम आते ही उनके अंदर एक हेजिटेशन सा होता थोड़ा है। हेजिटेशन, थोड़ा सा उस टाइप का होता है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से है, शुरुआत से ही ऐसा ही है। और इसका परसेप्शन बन गया है ऐसा कि भोजपुरी मतलब थोड़ा सा भोजपुरी बोलने वाले लोगों को लोग गंवार समझते हैं। तो इसमें जो हमारे भोजपुरिया लोग, जो जिनकी पृष्ठभूमि भोजपुरी से है, वो बड़े बड़े जगह पे हैं, तो उनको समाज में भोजपुरी बोलना चाहिए, जैसे हम लोग समाज में भोजपुरी बोलते हैं। अब पता नहीं, अगर आप हमसे भोजपुरी में इंटरव्यू ले लेती तो मैं भोजपुरी में ही इंटरव्यू देता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हम लोग समाज में जहाँ तक प्रयास करते हैं कि भोजपुरी में बात करें, अगर कोई समझ पाए तो। नहीं तो अगर हमारे आपस के लोग हैं जो भोजपुरी समझ रहे हैं, तो हम लोग समाज में भी भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं हमारे बिहार से, कहाँ कहाँ लोग नहीं हैं। सही बात आप है। समझ जाइए कि दिल्ली में जितने भी मंत्री महोदय लोग हैं उनके अच्छा, पास, बिहार से तो ज्यादा लोग आईएएस निकलते हैं। हाँ, आप सिंगर निकल गए। आईएएस कभी मन किया ऐसा आपका? तो जैसा आपने बताया कि सिंगिंग की तरफ रुचि थी, लेकिन अगर रितेश पांडे सिंगर नहीं होते, बनारस नहीं आते, बिहार में ही रहते, तो क्या कभी हम आईएएस रितेश पांडे देख रहे होते? आपके ऊपर भी वैसा होता है जो जनरली देखते हैं हम बिहार में, कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं? जैसे हमारी पारिवारिक स्थिति थी, तो अगर हम बनारस नहीं आ पाते, नहीं आए होते, तो हम क्या, हमारा पूरा परिवार, अब तो देखिए वही जो राम रुचि रखा, भगवान के ऊपर ही है, कहाँ लेके जाते। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं अवलोकन कर पा रहा हूँ, तो बमुश्किल हम लोग पढ़ लेते, और फिर उसके बाद तो इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि जाके तैयारी कर पाते आईएएस की।
तो अब जो सवाल है ना, अभी बहुत सवाल जवाब बचे हुए हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल तड़का लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सुपरस्टार हैं, जो फेवरेट सिंगर हैं, वो बहुत जल्द अब आपको राजनीति में भी उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं, चुनावी मैदान में। और बस आने ही वाला साल जो है वो आपके जो सुपरस्टार हैं वो उनको अभिनेता से नेता भी बनाएगा। तो राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर लिया, ऐलान कर दिया आपने बिहार में जाकर के। राजनीति में उतरने का ख्याल कैसे आया, कैसे सोचा आपने कि राजनीति में उतरना है? हमें सेवा करनी है लोगों की। अच्छा। हम सेवा करना चाहते हैं, इसलिए जैसे अभी भी जितना मेरा सामर्थ्य है उस अनुसार हम लोग सेवा करते हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि अगर हमें कार्य ही यही मिल जाए, अगर हमें जिम्मेदारी ही यही मिल जाए, तो ये हमारा कर्म और धर्म दोनों हो जाएगा और हम सेवा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसलिए हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आप यूपी और बिहार दोनों ही जगह से हैं रितेश जी। बिहार में आप रहे, लेकिन बनारस में मतलब आप पले बड़े, सब कुछ देखा समझा आपने बनारस में। तो बनारस छोड़ के बिहार क्यों चूज़ किया आपने? पिछले महीनों, 8-10 महीने पहले की बात है कि कुछ हमारे अभिभावक उस विधानसभा से, भभुआ विधानसभा से हमारे पास मिलने आए और हमें ये बोला कि आप चुनाव लड़े भभुआ विधानसभा से। तो उन्हीं के आदेशानुसार हमने भभुआ का चयन किया। भभुआ का चयन किया। भभुआ में जाके आपने एक बात कही, मुझे याद है वो इंटरव्यू जब मैं सुन रही थी, जब आपसे पूछा गया कि मुद्दा क्या रहेगा, तो आपने कहा शिक्षा पे आपने बहुत जोर दिया। ये इंसिडेंट जो आपके पिताजी के साथ हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से ज़रूरी है बिहार में शिक्षित होना लोगों का। तो ये बिल्कुल शिक्षा एक छोटा सा, ये तो बहुत लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं भी ये वाक्य जो है जितने लोगों तक जाए जी, ये उतना अच्छा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। तो बिहार को अभी सबसे ज्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा। आप समझिए, मैन पावर पूरे देश को सप्लाई करता है बिहार। बिल्कुल सही बात है। गुजरात से लेके, दिल्ली से लेके फरीदाबाद, बिल्कुल देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, कोई इमारत नहीं होगी जिसे बिहारियों ने अपने खून पसीने से सींचा नहीं होगा। बिल्कुल। तो चाइना इतना आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके पास मैन पावर था। तो सारी कंपनीज गई कि भाई मैन पावर वहाँ पे हमें थोड़ा कम पैसे में मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की जहाँ पे अधिकता होती है वहाँ उसका कीमत कम होता है। जैसे अमेरिका की संख्या कम है तो अमेरिकी नागरिक का बहुत ज़्यादा वो होगा, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो जनसंख्या जिसकी भी संख्या चाहिए, स्वाभाविक सा है, ह्यूमन नेचर है। अगर इस दुनिया में सोना जितना लोहा होता और लोहे जितना सोना होता तो लोहे की कीमत ज़्यादा होती जी। तो ये स्वाभाविक सा था कि चाइना में मजदूर कम पैसे में मिलेंगे, मैन पावर कम पैसे में मिलेगा, तो वहाँ पे गई फैक्ट्रियाँ लगी। तो हमारे बिहार में शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए बिहार में ही। रोजगार तो बिल्कुल चाहिए बिहार में। ये तो जब शिक्षा होगा तो रोजगार भी होगा। अगर शिक्षा वहीं मिलेगा बिहार में ही, और तो रोजगार आप रूपी ही आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही सब चीज़ का जड़ है। शिक्षित होंगे लोग तो वहीं रोजगार भी करेंगे। क्योंकि अब देखिए, कुछ थोड़े बहुत खेत खलिहान जो भी हैं हम लोगों के बिहार में ही है। अगर हम लोग बिहार में रहते अच्छी स्थिति में, तो वहीं कुछ न कुछ बिजनेस किए कर रहे होते तो रोजगार वहाँ मिल रहा होता, तो वहाँ के अगल बगल के लोगों को। तो शिक्षा की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, और रोजगार की बहुत ज़रूरत है जी। अगर मैं देखूं, जब आपने बिहार छोड़ा तब के बिहार, जो आपने बताया कि आपके पिताजी जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे परीक्षा को लेकर के और पेपर को लेकर के, आज भी देखिए कि बिहार में पेपर लीक हो ही रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? आज तो डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल पोर्टल की वजह से फटाक से 2 सेकंड के अंदर पूरे देश में खबरें पहुंच जाती हैं जी। आप कल्पना करिए उस साल में कि उस समय तो पता ही नहीं चलता था लोगों को। सही बात है, बिल्कुल कितना होता होगा। आज इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचा दे रहे हैं, हर जगह बातें फैल जा रही। उस समय तो इतना होता होगा, लोगों तक कितनी बातें पहुंच ही नहीं पाती होंगी। सही बात है। उस समय तो बहुत रहा होगा आज के मुकाबले। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए बिहार में?
अशिक्षा को, अशिक्षा को बिल्कुल। सरकार की अरे रितेश जी सरकार को नहीं मानते जिम्मेदार की, मतलब आखिर कैसा एग्जाम करा रहे हैं? देखिए अब तो क्योंकि आप राजनेता तो अभी की बात कह रही हैं? हाँ, अभी मैं की बात तब की बात कह रहा था। अच्छा, तब की बात कह रही कि मतलब सरकार भी तो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं था ना उस समय। अच्छा, मतलब पूरे देखिए आपके जो स्टार हैं वो नेता बनने से पहले पूरा नेतागिरी में उतर चुके हैं। जवाब सुनते जाइए इनका कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला जो वक्त है वो भगवा गमछा बांध के रितेश पांडे जो हैं वो चुनावी मैदान में दिखेंगे। उसकी तैयारी, उसका जो ग्राउंड है बिहार तक से शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं। इनके जवाब पे बस फोकस कीजिएगा कि उस टाइम की सरकार अशिक्षित थी, अभी तो शिक्षित लोगों की सरकार है ना। अभी तो मानते ना शिक्षित लोगों की मैं सरकार वही है। तो कहा कि क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? अनुपात देखिए कि उस समय, आज तो लोगों को पता चल जा रहा है ना कि पेपर लीक हुआ। जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो कितना होता होगा। और उस समय हमारे पिताजी का जो इंसिडेंट था वो लोग केस लड़ रहे थे, कोई रद्द हो गया था ऐसा ही। तो अभी जब पिताजी का हमारे 2 साल नौकरी बचा 60 साल होने में, अच्छा, तो वो लोग केस जीते और 2 साल हमारे पिताजी फिर जाके नौकरी किए। यही चीज आज भी युवाओं की हालत ऐसी ही है। किसी की भी सरकार हो आती जाती रहती है, लेकिन हर दिन लाठी खाते रहते हैं युवा। अभी भी देखिए वही चीज है। खैर आपसे आप देखिए, आप पूछने वाली थी, अब बीच में दूसरा हम लोग का ट्रैक हो गया। आप ये कहने वाली थी कि तब के बिहार में और अब के बिहार में क्या फर्क है जी? ये सवाल मैं अभी और आगे आने वाली थी, एक सवाल और लेने के बाद, लेकिन इसका जवाब आप पहले दे दीजिए। हाँ, बहुत अंतर है। तब हम और पिताजी 4 बजे भोर में आसनसोल वाराणसी पैसेंजर पकड़ के सैटरडे को जाते थे और संडे वहाँ रहते थे। अमूमन ये होता था कि संडे को गांव पे रहते थे और आते थे। सासाराम स्टेशन पे उतरते थे और सासाराम स्टेशन से करघर 20 किलोमीटर जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते थे। ऐसा जब रोड पे सड़क बस ऐसे होती थी तो लगता था कि बस अब खेत में गए। आज वो दूरी अब महज आधे घंटे की हो गई है। ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे। तो उसमें देखिए सब समय बचा, टाइम इज मनी, पेट्रोल और डीजल का खर्चा बचा, आदमी का जान का जोखिम बचा। तो ये बहुत सारे फायदे बिहार में, और खास करके सुरक्षा, आज के डेट में सुरक्षित लोग महसूस करते हैं। और बिहार में बहुत ज़्यादा बदलाव है तब के बिहार में और अब के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अभी तभी भी बिहार देश के अन्य राज्यों से पीछे था और अभी भी बिहार देश के अन्य राज्यों से ये बात तो मान रहे हैं आप कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव किस पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे? बीजेपी? अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है, बहुत जल्दी। मनोज तिवारी जी के साथ दिखे, मनीष कश्यप जी के साथ दिखे। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो तो शुरुआत बड़े भाई ही तो लेके जा रहे हैं सबको। यही तो बात है कि जितने आपके जो बड़े भाई हैं, जो आपके सुपर सीनियर हैं, वही तो बीजेपी में कोटा फुल कर रहे हैं। देखिए, एक पर्सनल रिलेशन, मनीष कश्यप जी के साथ भी तो दिखे थे आप। बिल्कुल, उनसे हमारे बहुत मधुर संबंध है। मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। हम राजनीति में जब आने का विचार नहीं था तभी से मनोज भैया के पास जाते हैं। रवि भैया से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। दिनेश लाल यादव जी बड़े भैया के 2 बार चुनाव लड़े, मैं गया उनका कैंपेनिंग करने। अब हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी, देखो वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी हम गए थे वहाँ। हमारा रिलेशन, तो पर्सनल संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये होता ना कि भ से भोजपुरी होता है और भ से भाजपा भी होता है। तो भोजपुरी भारत भी होता है, भ से भारत भी होता है। लेकिन अगर भोजपुरी और भाजपा, ये 2 लोगों का कनेक्शन देखें ना, 2 चीज़ों का कनेक्शन बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अब देखिए रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ, अभी तो खैर वो चुनाव हार गए। इसके अलावा पवन सिंह जी को भी टिकट मिला, हालांकि उनका टिकट कट गया बाद में, लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जीत नहीं सके पवन सिंह, लेकिन जिस कैंडिडेट को 30 नंबर पे उन्होंने किया और शाहबाद का इलाका जिस तरीके से तहस नहस कर दिया,
एक पावर स्टार की एंट्री ने, ये बात तो मतलब दुनिया ने देखा कि पावर स्टार जीते ना जीते, लेकिन नुकसान तो बीजेपी का बड़ा अच्छा खासा किया शाहबाद के इलाके में। दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ दिया पावर स्टार वहां पे जब पहुंचे तो और आप देखिए कि रितेश पांडे जी के नाम की खूब चर्चा हो रही है और लोगों को ये मतलब चर्चा ही नहीं, श्योरिटी भी है कि टिकट तो बीजेपी से ही मिलना है। कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जनसुराज को लेकर के एक चर्चा ये भी है कि अगर बीजेपी से नहीं हुआ तो क्या आप भी या तो निर्दलीय पावर दिखाएंगे या फिर जनसुराज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और जनसुराज भी देखिए कि शिक्षा के मुद्दा पे काफी ज्यादा फोकस करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। 2 साल अगर पदयात्रा आपने उनकी देखी होगी, अगर व्यस्तता हो गए तो नहीं देखा होगा आपने, लेकिन मैंने देखा होगा तो पदयात्रा अगर आपने देखा होगा और जितनी प्रमुखता से उन्होंने इस बात को उठाई है, जितने भी जगह पे वो गए हैं, सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, बुनाया, वो है शिक्षा। उन्होंने साफ खुल के कहा है कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को बहुत सही कहा है उन्होंने, बहुत अपने बच्चों को पढ़ाइए और खास करके बेटियों को शिक्षित करने को लेकर के। तो जो भारत सरकार है इसका भी तो ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा तो बहुत कुछ दे देते हैं। भारत सरकार के पीछे ही पड़े आप। जनसुराज को लेकर क्या सोचे आप? स्कूल चले हमसे लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ये देखिए आज के डेट में कितना अच्छा बात है कि लोग गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने जरूर भेजता है। हाँ, ये तो है कि अभी शिक्षा को लेकर थोड़े लोग जागरूक, बिहार में भी काफी जागरूक हुए कि लोग लड़कियां, कोई भी आदमी अपने बच्चे को पढ़ने जरूर भेजता है। ये कम बात है। पहले जहाँ बाल मजदूरी हमारे देश में चरम सीमा पे थी, आज के डेट में लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भावना है उनके अंदर कि मेरा बच्चा पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। तो जनसुराज को लेकर के क्या सोचना है आपका? प्रशांत किशोर की मुहिम कैसी लग रही है आपको बिहार में? प्रशांत किशोर जी शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं भाई, सही बात बोल रहे हैं। शिक्षित होगा बिहार तो आगे बढ़ेगा। आपके जो बड़े भैया हैं पवन सिंह जी, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी भी तस्वीर जो है सामने आई है जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा जी के साथ। तो इसीलिए लोग इस चीज़ को जोड़ के देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर विधानसभा चुनाव में दोबारा उतरने का मौका मिलता है पवन सिंह को, तो या तो अगर बीजेपी से तो लग नहीं रहा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी से नहीं तो जनसुराज, तो क्या आप भी जनसुराज को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखते हैं कि अगर वो आपको ऑफर करते हैं टिकट, क्या ये रितेश जी हमारे तरफ से चुनाव लड़िए, तो क्या आप कंसिडर करेंगे उनको? ये देखिए ये भविष्य के गर्त में है बातें, इसको भविष्य पे ही छोड़ दिया जाए तो फिर बेहतर होगा। लेकिन हाँ, बातों से इन्होंने प्रूफ कर दिया कहीं ना कहीं कि पूरे खुले तौर पर एकदम बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए रितेश पांडे जी पूरे तरीके से तैयार हैं, अगर बातों पे गौर करें आपके तो। पवन सिंह को जब टिकट मिला तो गाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनके विवाद हो गया बंगाल की महिलाओं को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ पवन सिंह ने ही गाना गाया है बंगाल की महिलाओं को लेकर के, और भी लोगों को हम देखें तो गाने चले हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या टिकट कटने के पीछे एक ये बड़ी वजह बन गई, या किसी तरीके से उनका टिकट काटने के पीछे एक बहाना भी आप कह सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से मुझे क्या बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से टिकट काटा गया ये कोई बहुत सॉलिड वजह हो सकती थी। हाँ देखिए, जो लोग क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो उसमें एक शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, इंफॉर्मेशन वारफेयर। तो इसका भी एक जो इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, इसका भी बहुत, जैसे छोटी भी चीज़ बहुत बड़ी बना के कही जा सकती है और बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे तरीके से कहा जा सकता है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस इंसिडेंट से आगे बढ़ा जाए। आगे पवन भैया क्या करते हैं, जो भी करेंगे उनके साथ हम लोग हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है भभुआ सीट से अगर आप उतरेंगे तो लोगों का कितना प्यार और समर्थन आपको मिलेगा? बहुत मिलेगा, वो तो देखिए, विश्वास है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो पॉलिटिकल सवाल हो गए काफ़ी ज़्यादा राजनीति से। अब देखना होगा कि आपके जो ये सुपरस्टार हैं, जो सिंगर हैं, वो कब चुनावी मैदान में उतरते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस पार्टी के तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब ज़रा रैपिड फायर राउंड है हमारा, जिसमें मैं आपको कुछ सवाल दूंगी जी। आपको जवाब देना है उसका, ठीक है? सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स मैं दूँ, एक वर्ड दूंगी, आपको उससे गाना गाना है, और पहला वर्ड ही है हमारा नजरिया।
नजर के बान जन मारा सवरिया तू धरा जइबा, नजर के बान जनी मारा सवरिया तू धरा जइबा, नजर के बान जनी मारा सवरिया तू धरा जइबा। इनाम पहिले से बदनाम बा, तुम औरी बदनाम करा जइबा, नजर के बान जानी मारा सवरिया तू धरा जइबा। खूबसूरत, धन्यवाद। खूबसूरत, अच्छा ये आवाज भी खूबसूरत और शब्द भी खूबसूरत। खूबसूरत आवाज भी खूबसूरत और शब्द भी खूबसूरत। हे महादेव, खूबसूरत। हाँ क्या, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। पवन सिंह। पवन सिंह, पवन भैया हमारे राम जैसन, हम माने ले हमके परान जैसन, पवन भैया हमारे राम जैसन, मान ले हमके परान जैसन। आ सोची है का बाबुआ का सोची मारी हो, का सोची माई, कैसे के जई है अलगारी ए धन के कोखिया के भाई, कैसे के जई है अलगारी ए धन के कोखिया के भाई। पांडे जी। कि पांडे जी का बेटा हूँ, चिपक के लेता हूँ। मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात, ये पूरा वर्ड कि मर्द सिर्फ? नहीं, मर्दों वाली बात आप ही का गाना है। मर्दों वाली बात हमारा कोई गाना है क्या? है? हाँ अच्छा। अभी इतना चर्चा की है, चर्चा करके भूल गए आप। हम दूर हटाओ डैडी सैडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात, खूब पिएंगे बियर सीयर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। लवंडिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। भोजपुरी के हनी सिंह हो गए हैं, जिस तरीके से रैप किया अभी आपने, तो भोजपुरी के हनी सिंह हो गए बिल्कुल आप एकदम। सिंगिंग में अपना गुरु, जिसको आपने द्रोणाचार्य की उपाधि भी दी है, पवन सिंह को मानते हैं। पवन सिंह ही क्यों? जैसे मैं आपसे मिली हूँ, आपके अलावा मैं अरविंद अकेला कल्लू जी मिली हूँ, इन जितने भी ये स्टार्स हैं ना जो अच्छा गाना गाते हैं, जितने भी अच्छे सिंगर्स, इनको मैं सुनती हूँ हमेशा, ये पवन सिंह को अपना आइडल क्यों मानते हैं? क्योंकि पवन भी अच्छा, क्योंकि और भी लोग हैं गाने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग, मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी बड़े भैया। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो पवन भैया के गाने बहुत अभी भी बजते हैं। उस समय गाना उनका सोची सोची पीजिया हमार काहे घबराता दरोगा जी हो, और एक 4 दिन से, हाँ ये तो 4 दिन से पिया भी न पता, वही गाना है। हाँ, और भी बहुत सारे गाने थे। एक सच्चाई पवन के पूरा एल्बम था उनका, सैड सॉन्ग का, वो सब बहुत सुनते थे, जो हमें बहुत पसंद था। बड़े भैया मनोज तिवारी जी के गाने, जैसे हम लोग बहुत जूनियर है ना मनोज भैया से, तब तक से वो पॉलिटिक्स में चले गए थे मनोज भैया। पवन भैया फ्रंट पे थे, उनके गाने बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते थे, तो उनसे इंस्पायर होते थे। मनोज भैया के भी बहुत अच्छे अच्छे, मैंने बहुत कुछ सीखा है मनोज, बड़े भैया मनोज तिवारी जी से। उनका एक गाना है, जग दूर दुराई तो धमुआ में यह, खुलल केस गज्जिन कमर राजधानी, और बगल वाली जान, श्रृंगार गीत है ये तो।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके अलावा एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि आपकी काफ़ी क्लोजनेस जो है वो पवन सिंह के साथ देखने को मिलती है, कई मौक़ों पर आप साथ दिखाई दिए। आपकी अपकमिंग फिल्म भी आने वाली है शाहबाद, जिसको लेके आपने पहले हिंट किया था और अब तो आपने वो उद्घाटन भी कर ही दिया है शाहबाद में। मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब जिनको आपने आइडल माना उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब एक सपने का साकार होने जैसा लग रहा है। जी। अब पवन सिंह के कई डायलॉग्स हैं, जब आते हैं तो वायरल हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं झमकवला से हुई, इस तरीके की चीज़ें हैं। खेसारी पवन काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रहते हैं, जिस तरीके से अभी रितेश पांडे और पवन जी को देखा जा रहा है। एक वक्त था जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को देखा जाता था, लेकिन फिर बीच में देखिए कि वो काफ़ी ज़्यादा दरार बढ़ गई। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सब बहुत अस्थिर चीज़ें हैं। ये मतलब टेम्परेरी चीज़ें हैं, और जहाँ पे चार बर्तन होते थोड़े बहुत बचते ही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बचते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बच जाते हैं, ये भी बात, इतना बचते हैं कि और गले भी तो मिलते हैं, उसको भी तो देखिए। अच्छा, वैशाली जी से मुलाकात को लेकर के, क्योंकि पर्सनल राउंड ही चल रहा है, तो वैशाली जी से आपकी शादी 2021 में हुई है शायद, मुझे लगता है। पहले तो आप बताइए कि ये जो खूबसूरत केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के पीछे ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? कैसे मुलाकात हुई आपकी? अरेंज लव कह सकते हैं इसको। कैसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ऐसे ही है कि बनारस में के रहने वाले हैं हम दोनों लोग, जिससे मैं तो इश्क नेटिव बनारसिया। प्लेस तो मगर बनारस में ही मुलाकात हुई। बनारस की गलियों में। अच्छा, अगर फेवरेट को एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, तो आम्रपाली, अक्षरा, काजल राघवानी, 3 एक्ट्रेस का मैं नाम दे रही हूँ। ये तीनों लोग अपने जगह पे एक का ही नाम लेना है, लेकिन एक्टिंग तीनों लोग अपने जगह पे बहुत अच्छे एक हैं। का अगर नाम लेना पड़े किसी का तो एक्टिंग के मामले में आम्रपाली जी बेस्ट हैं। फेवरेट एक्टर और सिंगर, पवन जी का नाम हटा करके। सिंगर में तो वही है। नाम अगर हटा दिया जाए तो भी उनका ही नाम रखेंगे आप? हाँ, नाम उनका हट ही नहीं सकता कैसे हटा देंगे? फेवरेट एक्टर? एक्टर बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी। दिनेश लाल यादव। अच्छा, आपको अगर मैं एक वर्ड दूं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जिसको कैसे क्रिएट करेंगे गाने में? इसको गाने में अच्छा, ये छोड़िए, ये बताइए अगर हेलो कौन बॉलीवुड में शूट हो रहा होता तो कौन सी हीरोइन के साथ करते? हेलो कौन, परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा क्यों? हाँ, अच्छी लगती है हमको। अच्छी लगती है इसलिए। चलिए, परिणीति जी अगर ये इंटरव्यू देख रही होंगी तो आपकी डिमांड जरूर पूरी करेंगी कि भी हेलो कौन। शिल्पा शेट्टी जी ने रील बनाया था, इस पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था, हेलो कौन पे हम बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश पांडे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। जाते जाते मैं चाहूंगी एक गाना जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, जो आप दर्शकों के लिए भी गुनगुनाना चाहेंगे। बिल्कुल। तजहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के है, जहिया से चाल गईली हर छोड़ी के हम के है, जिंदगी भजले सुनसान हो जाए चंदा ले आवा खबरिया, जा ए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो, कि कब को रवे में हमरा रहत रहली, छन भजुदा जीना सहत रहली, कब को रवे में हमरा रहत रहली, छन भजुदा जीना सहत रहली, तब तो हमार बिना देखले सुरतिया, अब तो हमार बिना देखले सुरतिया,
हो ही जाता कहीं से बिहान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। और जाते जाते मैं चाहूंगी एक बार हमारे डिमांड पे हेलो कौन। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, कौन, हम बोल रहे हैं, कौन, हम बोल रहे हैं। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको आने वाले साल के लिए, जब आप राजनीति में उतरेंगे, आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ और अपने चहेते स्टार पर ऐसे ही भर भर कर प्यार बरसाते रहें। बहुत बहुत